हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है रूलिंग द कंट्री साइड। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं ऑल वाज नॉट वेल। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने मुनरो सिस्टम की बात की थी। तो मुनरो सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? मुनरो सिस्टम जिसने इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताना। तो जो मुनरो सिस्टम है वो 2 पर्सन्स ने इंट्रोड्यूस किया था। जो पहले पर्सन थे उन्होंने छोटे स्केल के ऊपर इंट्रोड्यूस किया था और जो दूसरे पर्सन थे उन्होंने बड़े स्केल के ऊपर इंट्रोड्यूस किया था। तो जिन्होंने बड़े स्केल के ऊपर इंट्रोड्यूस किया था उन्हीं के नाम के पीछे ही ये मुनरो सिस्टम पड़ा है। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट दे दिया। तो ऑल वाज नॉट वेल। तो अभी हमने जो 3 रेवेन्यू कलेक्ट करने के जो सिस्टम है वो हमने पढ़े थे। हमने ये पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट मिल गए और बाद में जब उन्हें दीवानी राइट मिल गए तो उन्होंने सोचा कि हम रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करेंगे। तो वो पहले परमानेंट सेटलमेंट लेके आए। तो परमानेंट सेटलमेंट के अंदर लिमिटेशन थी। तो वी रीड लिमिटेशंस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन अ स्पेसिफिक वीडियो। तो हमने परमानेंट सेटलमेंट की लिमिटेशन को किसी एक स्पेसिफिक वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो भी ज़मींदार थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई टैक्स लगाया था और जो ज़मींदार थे वो उस टैक्स को ब्रिटिशर्स को दे नहीं पाते थे। दूसरी प्रॉब्लम हमने ये देखी थी कि अगर मान लो किसी साल एग्रीकल्चर के अंदर थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो जो भी फार्मर्स थे वो ज़मींदार को ज़्यादा रुपए दे देते थे और ज़मींदार को प्रॉफिट हो जाता था। लेकिन कंपनी को लगा कि अब हमें क्या प्रॉफिट, तो बाद में कंपनी नाराज़ हो गई। जो ज़मींदार थे उन्होंने लैंड को इम्प्रूव करने के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और जो कल्टीवेटर्स थे उन्होंने बोल दिया कि ये सिस्टम तो एकदम ख़राब है। क्यों ख़राब है? क्योंकि फेमाइन आ गई थी 1770 के अंदर। जो भी रेंट था वो बहुत ज़्यादा हाई था, तो जो भी फार्मर्स थे वो उसे पे नहीं कर पाते थे। और क्या प्रॉब्लम थी? जो भी मनी लैंडर्स थे उनकी दिक्कत थी क्योंकि वो ज़मींदार तो लैंड को इम्प्रूव करते नहीं थे। तो फार्मर्स को अपनी लैंड को खुद को इम्प्रूव करना होगा, तो फार्मर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा रहता था। तो ये सब लिमिटेशन थी परमानेंट सेटलमेंट की। फिर हमने महलवारी सेटलमेंट पढ़ा। तो महलवारी सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था? महलवारी सेटलमेंट हॉल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसके अंदर भी बहुत सारी लिमिटेशन थी। पहले सबसे बड़ी लिमिटेशन तो ये थी कि उसका जो भी टैक्स था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था। तो बेचारे फार्मर्स टैक्स को पे नहीं कर पाते थे, तो फार्मर्स का बुरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता था। फिर रियोटवारी सिस्टम लेके आए वो। तो इसे रियोटवारी सिस्टम क्यों बोलते हैं? इसे मुनरो सिस्टम भी बोलते हैं और रियोटवारी भी बोलते हैं। तो रियोटवारी क्यों बोलते हैं उसके बारे में भी हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो रियोटवारी सेटलमेंट की बहुत सारी लिमिटेशन थी। उसकी भी यही सबसे बड़ी लिमिटेशन थी कि जो भी फार्मर्स थे वो इतना टैक्स पे नहीं कर पाते थे। तो फार्मर्स जो भी मनी लैंडर्स होते थे उनसे पैसे ले लेते थे और बाद में जो भी मनी लैंडर्स थे वो उनसे पैसे मांगने के लिए आ जाते थे। मनी लैंडर्स फार्मर से पैसे मांगने के लिए आ जाते थे, बोल देते थे हमारे पैसे दो पैसे दो। तो फार्मर्स ने बोला कि ये जो सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो क्योंकि इसके अंदर ये फार्मर्स ने इसको ख़राब क्यों बताया? क्योंकि इसके अंदर जो भी ब्रिटिशर्स थे वो डायरेक्ट जो पैसे हैं वो लेने के लिए आते थे। किससे? फार्मर से। यहाँ पे तो ज़मींदार होते थे या फिर जो भी विलेज के हेड होते हैं वो होते थे। लेकिन जो रियोटवारी सेटलमेंट था इसके अंदर तो ब्रिटिशर्स खुद ही पैसे लेने के लिए आ जाते थे। तो फार्मर जो होते थे अगर वो मना कर दे तो ब्रिटिशर्स बहुत भयंकर मारते थे। तो बाद में फार्मर्स ने एग्रीकल्चर करना छोड़ दिया। उन्होंने बोल दिया कि अब तो हम एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, हमें चाहे मजदूरी करनी पड़ जाए लेकिन ये हम एग्रीकल्चर नहीं करेंगे। तो हमने देखा था कि जो भी रियोटवारी सिस्टम है ये इंडिया के साउथर्न पार्ट के अंदर लाया गया। तो जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, तो वहाँ पे लाया गया था। तो मद्रास के अंदर भी वहाँ पे फेमाइन आ गई थी क्योंकि फार्मर्स के ऊपर इतना टैक्स रहता था कि वो टैक्स उनका जो भी रुपीस था वो टैक्स चुकाने के अंदर ही चला जाता था। तो फार्मर्स के लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचता था। तो वहाँ पे भी फेमाइन वाली सिचुएशन
बन गई थी। Attempt to increase revenue has many dimension and many problems। जो भी ब्रिटिशर्स थे, अब फेमाइन आने के बाद में भी ब्रिटिशर्स नहीं माने। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? अटेम्प्ट टू इंक्रीज रेवेन्यू, वो खुद की इनकम को, वो रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाहते थे। हैज़ मैनी डायमेंशन एंड मैनी प्रॉब्लम्स, और इसी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। अलग अलग डायमेंशन के ऊपर, अलग अलग नज़रिए के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हमारी जो भी इनकम है या फिर हमारी जो भी आय है वो इंक्रीज़ हो, हमारी जो भी इनकम है वो इंक्रीज़ हो। अब उनकी इनकम कैसे इंक्रीज़ होगी? तो उन्होंने रेवेन्यू डिमांड्स को इंक्रीज़ कर दिया। उन्होंने फार्मर्स को बोल दिया कि हमें और ज़्यादा पैसे दो, लेकिन बेचारे फार्मर पैसे कहाँ से देंगे? तो उन्होंने रेवेन्यू डिमांड्स को इंक्रीज़ कर दिया। क्यों इंक्रीज़ किया? क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो। पीजेंट्स अनेबल टू पे, तो ये जो इतनी जो रेवेन्यू थी, उनकी रेवेन्यू डिमांड भी बढ़ रही थी, तो फार्मर्स इतने पैसे जो है वो फार्मर्स दे नहीं पाते थे। पीजेंट्स अनेबल टू पे, जो भी पीजेंट्स होते हैं, जो भी किसान होते हैं, वो इतने रुपीस नहीं दे पाते। रियोट्स फेल्ड द कंट्री साइड, और जो भी किसान होते हैं, रियोट्स के बारे में हमने जाना था कि रियोट्स मतलब जो कल्टीवेटर्स होते हैं, तो या फिर फार्मर्स। रियोट्स फेल्ड द कंट्री साइड, जो भी किसान होते हैं वो गांव छोड़ छोड़ के जाने लगते हैं। विलेजेस बिकम डेजर्टेड, अब मान लो कोई एक विलेज है, वहाँ पे कोई खेती नहीं करेगा, तो बाद में वो ज़मीन जो है वो अगर फर्टाइल होगी तो वो बंजर ज़मीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसी प्रकार से जो भी विलेजेस थे वो डेजर्टेड हो गए, मतलब जो भी विलेजेस थे वो डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो हमने हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, ऑल वाज नॉट वेल वाला। तो इसके अंदर हमने देखा था कि इन तीनों के अंदर ये जो तीनों जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के सेटलमेंट लाए थे ब्रिटिशर्स, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी। अब जो भी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं जो भी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, तो ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो कि आगे की सोच रखते हैं, जो कि आगे के बारे में सोचते हैं। तो जो भी ऑप्टिमिस्टिक ऑफिसर्स होते थे, उन्होंने सोचा कि अगर हम ये जो भी सेटलमेंट्स हैं इनको इंट्रोड्यूस कर देंगे, अगर हम लैंड को इम्प्रूव करेंगे, तो फार्मर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और हमारे पास पैसा भी बहुत ज़्यादा आने लग जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर ब्रिटिशर्स की ये जो भी सोच है, अगर ये सही होती, अगर वो लैंड के ऊपर थोड़ा बहुत भी इन्वेस्ट करते ना, तो ये जो भी विलेजेस हैं वो डेजर्ट में कन्वर्ट नहीं होते। जो भी फार्मर्स होते हैं वो अपनी जो भी ज़मीन है या फिर अपना जो भी गांव है वो छोड़ के नहीं जाते। पीजेंट्स अनेबल टू पे, और अगर फार्मर्स अमीर होते तो वो आसानी से उनके रुपीज़ को पे भी कर देते थे। लेकिन अगर ये ब्रिटिशर्स का कहा सच होता, अगर ब्रिटिशर्स लैंड के अंदर इन्वेस्ट करते, तो ये सारी सिचुएशन होती ही नहीं। ओके, तो हमने ऑल वाज नॉट वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो हमारा जो भी चैप्टर है उसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने देख लिया कि रेवेन्यू को कलेक्ट करने के कौन कौन से सिस्टम है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्रॉप फॉर द यूरोप, मतलब जो भी ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया की जो भी क्रॉप है वो यूरोप में ले जाने लगे। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि यार ये फार्मर जो है ये हमें रेवेन्यू तो नहीं दे पा रहे, तो हम एक काम करते हैं, हम इनसे थोड़ा बहुत रेवेन्यू भी लेंगे और इनके क्रॉप्स को भी हम ब्रिटेन सप्लाई कर देंगे। तो वो सब कुछ क्या था, क्या करते हैं ब्रिटिशर्स हमारी जो भी क्रॉप्स होती हैं उनके साथ में, तो वो सब कुछ हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please mention in the comments below. Thank you so much.